श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा मंच है जहाँ से मैं अपनी स्वरचित कविताएं सुनाता हूँ, मानस कथा सुनाता हूँ और साथ ही साथ कुछ अपने निजी विचार भी रखता हूँ। अगर कोई राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं तो आज मैं इसमें दो बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। एक बिंदु तो यह है कि आखिर देश के ऐसे हालात कैसे हो गए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1967 में ऐसी अपील की थी बचत करने के लिए देश की जनता से। उस समय मात्र 20 साल हुए थे देश के आज़ाद हुए। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस समय भी शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जनता से अपील सरकारें करती हैं, लेकिन वो ज़माना कुछ और था। अभी अगर हम कहें कि हमारे अभी जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी लाठी लेके बधार पर घूमा करते थे, तो आजकल के बच्चे लाठी लेके बधार पर घूमेंगे? पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, नीट की तैयारी छोड़ दें? तो उसका उदाहरण तुम दे रहे हो कि 67 में तो श्रीमती गांधी ने भी अपील की थी। आज अपील करने का समय नहीं है। हाँ ठीक है, ये माना जा सकता है कि ये थोड़ा वैश्विक परेशानी हो गई है अमेरिका ईरान युद्ध के चलते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सोना नहीं खरीदिए तो तेल नहीं खरीदिए, तो तेल नहीं खाइए तो नमक नहीं खाइए। इस तरह की जो अपील करते हो, इसके लिए कौन है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तुम्हारी सरकार जिम्मेवार है। तुम क्या कर रहे थे? आप 12 सालों में सिर्फ 3 काम किए हो। एक काम तो किए हो कि पूरा देश बेचकर 2 गुजराती डकैतों को पूरा देश दे रहे हो, और उससे जो पैसा वो एवज में ले रहे हो, उसको से चुनाव जीतने के लिए दुनिया भर के पैसा लाखों करोड़ बर्बाद कर रहे हो। किसी तरह चुनाव जीत जाओ, किसी तरह चुनाव जीत जाओ। और क्या कर रहे हो कि सांसदों को खरीदने, विधायकों को खरीदने, पार्टी को तोड़ने। ये 12 साल में सिर्फ यही काम किए। अगर इस बात का ख्याल रहा होता कि पूरी दुनिया में जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कोई चीज़, जो भी आपके यहाँ है वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक विदेशी मुद्रा, तब तक विदेशी पैसा कैसे आएगा? विदेशी पैसा फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए आपको तो एक्सपोर्ट करना है। तब मैन्युफैक्चरिंग पर तो कोई ध्यान यहाँ दिया नहीं। सिर्फ विधायकों को खरीदने, सांसदों को खरीदने और पार्टी तोड़ने, CBID को मिसयूज करके दूसरे पार्टी के लोगों को डरा कर, जेल के डर दिखाकर और अपने पार्टी में शामिल किया। चाहे वो उसके पहले जितना भी भ्रष्टाचार का आरोप उस पर लगा हो। तो मैन्युफैक्चरिंग पर तो ध्यान नहीं दिया। जो भी मैन्युफैक्चर करना था उस पर तो ध्यान नहीं दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या किया? तो बच्चों को, आजकल के जो बच्चे हैं हमारे, उनको दंगाई बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोला। दंगाई बनाओ किसी तरह, जय श्री राम का दंगाई नारा दो, उनको दंगाई बनाओ। तो उनको आप यही मैन्युफैक्चरिंग तो है। कमरियों पर
हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओ, इससे क्या होता है? कंवड़ियों पर फूल बरसा तुम दिया, इससे क्या हुआ? क्या क्या मैसेज दे रहे हो इससे? कि बड़ा तुम सनातनी हो। पूरी ये समझ लो कि पूरा पूरा देश ये समझ रहा है कि कितने बड़े सनातनी हो। वो तो दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है कितने बड़े सनातनी हो। तो सिर्फ लोगों को लड़ाने, दंगा करवाने, चाहे वो मर जाएं, कट जाएं, आपस में कोई लेना देना तुमको नहीं है। सिर्फ दंगा करवाने के सिवा कुछ नहीं किया। तो यही तुम्हारी कंपनी में सब दंगाई पैदा हुए। अब उनको एक्सपोर्ट करो दंगाइयों को, वही पैसा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। कोई चीज 12 साल में कुछ भी बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। नेहरू ने देश के आजाद होते ही विदेशी इंजीनियरों को बुलाकर, विदेशी जो बड़े बड़े ये थे, बड़े बड़े जो मैकेनिक थे, इंजीनियर थे, उनको बुलाकर कितनी फैक्ट्री, कितने फर्म लगवाए। कितना बड़ा हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची बंद हो गया, उन्होंने लगवाया था। जहाँ हमारे ये तोप के जो ये होते हैं, जो 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 ये तोप का जो नाली, हाँ, तोप की जो नाली होती है वो बनता था, तोप की नाली। और न जाने कितनी चीज़ें बनती थी एचईसी में। उसके बाद दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है, ये सब ये लगी, फैक्ट्रियाँ लगी इतनी बड़ी बड़ी स्टील उत्पादन करने में। सब मरना सन्न है, सब मरने के कगार पर है। तो उनको प्रोत्साहित करके, उनको ये करके, एक टाटा कंपनी स्टील कंपनी है, वो क्यों नहीं खत्म होगी? और हमारी ही सरकारी सब कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं या बंद हो गई हैं। तो इस तरह के काम किए हो, ठीक है, प्राइवेटाइज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनको कम से कम, जो भी प्राइवेट कंपनी वाला अगर सरकारी उपक्रम खरीदता है तो उसके साथ इस तरह के कंडीशंस होने चाहिए कि तुम हमारे एक आदमी को निकालोगे नहीं, हम जो वेतन देते हैं वही वेतन देना होगा। ये सब कुछ करते नहीं हो, बस राम भरोसे हिंदू होटल चला देते हो, फैक्ट्री फार्म दे तो देते हो निजी हाथों में, लेकिन फिर वो उनकी शर्तों पर देते हो। वो हम अगर हम दे रहे हैं तो हम अपनी शर्तों पर देंगे ना, कि उनकी कंपनियों की शर्तों पर देंगे। अभी जो नोएडा में जो इतना बड़ा मजदूरों का आंदोलन हुआ, बताओ, हर जगह रिलायंस फ्रेश में जो भी काम करता है, जो रिलायंस के छोटे मोटे जो फुटकर दुकानें खोल कर बैठा हुआ है, उसको 6,000 7,000 देता है। बताइए तो 6,000 7,000 में परिवार कौन चला पाएगा आजकल के ज़माने में? आजकल के ज़माने में 6,000 7,000 में परिवार चल जाएगा? कम से कम खास करके अडानी अंबानी को हिदायत देनी चाहिए थी कि तुम 25,000 से कम किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते हो। कोई नहीं तेरे यहाँ काम करेगा, तुम बंद करो, सब बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। 6,000 7,000 में आदमी काम करेगा, उसका अपना भोजन चलेगा 6-7 हज़ार में। तो मजदूरों को अगर इतना लो पेमेंट पर रखोगे तो आंदोलन तो होंगे। अच्छा, इस तरह से तो एक तो ये हुआ कि देश के इस तरह के हालात लाने के लिए, देश के इस तरह के हालात लाने के लिए और कोई नहीं, तुम दोषी हो, और कोई नहीं दोषी है, तुम दोषी हो। और अभी अपील कर रहा हो, ये 12 साल से नहीं दिख रहा था? 12 साल से दिख रहा था कि नहीं?
यही चाइना के कोई परेशानी नहीं है। चाइना को कोई परेशानी नहीं है युद्ध से। अपना वो तेल ईरान से ले जा रहा है, अपना ये कर रहा है, ईरान से तेल ले जा रहा है, अपना सस्ते तेल ले जा रहा है ईरान से। तो इस तरह का अभी हमको ईरान के तरफ होना चाहिए था। तो तुम अडानी के कारण, अडानी चूंकि फंसा हुआ है अमेरिका में मुकदमा में, जेल जाने की उसकी बारी है, तो अडानी को बचाने के लिए तू अमेरिका का पक्ष ले रहा है। एक आदमी को, सिर्फ एक पूंजीपति को बचाने के लिए हम पूरा देश को दांव पर लगा देंगे। 150 करोड़ लोगों की जान संसद में डाल देंगे सिर्फ अडानी को बचाने के लिए। वो जेल जाए, फ्रॉड किया है, जेल जाए, फांसी चढ़े, उससे देश को क्या लेना देना है? अडानी से देश को क्या मतलब है? अडानी जेल चल जाए, उसको फांसी हो जाए, तो उससे क्या देश को क्या नुकसान होगा? लेकिन तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि लाखों करोड़ चुनाव में चंदा देता है, तुम्हारा सिर्फ नुकसान होगा। अडानी को अगर फांसी भी हो जाती है तो उससे देश को क्या ये है? जैसे वो विजय माल्या और ललित मोदी और वो मेहुल चौकसी और वो सब विदेश भाग गया, उसकी फांसी हुई कि जेल में बंद है कि मर रहा है कि क्या हो रहा है, देश को क्या इससे मतलब है? जो फ्रॉड है देश के साथ, विदेशों में, विदेशी देशों के साथ अगर वो फ्रॉड करता है, जालसाजी करता है, तो उसको वहाँ सजा मिलेगी, फांसी हो जाए, जेल हो जाए, इससे क्या लेना देना है? देश को क्या लेना देना है? लेकिन उसको बचाने के लिए तुम पूरे देश को डाल दिए हो खतरे में, और अभी कह रहे हो कि नमक न खाइए, तेल न खाइए। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मोदी दोषी है और कोई नहीं। सिर्फ अडानी को बचाने के लिए पूरे दुनिया, पूरे देश को खतरा में डाल दिया। हमको क्या जरूरत है अमेरिका? अमेरिका कौन बड़ा हमारा भला कर रहा है जो उसका पक्ष ले रहे हो? क्यों उसका पक्ष लेंगे? हम ईरान का पक्ष लेते तो उससे हमारा भला भी होता। हमारे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते, तेल लेकर गुजरते, गैस लेकर गुजरते। तुमको कौन कहा था अमेरिका की तरफदारी करने? अमेरिका की तरफदारी करने से तो यही हुआ है हम लोगों का। तो सिर्फ और सिर्फ तुम दोषी हो इस तरह के देश में हालात लाने के लिए। यह तो हुआ पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो हमारे विचारों का है वो है कि अभी नीट का पेपर लीक हो गया तो एग्जाम कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो जाने से, अब मान लीजिए 1 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा था, या ये भी हुआ होगा कि लास्ट ईयर भी दिया होगा, उसका नहीं हुआ होगा तो फिर इस साल तैयारी कर रहा होगा। तो जो साल, 2 साल, 3 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, पैसा तो उसके माँ बाप जहाँ से दें, खेत जमीन बेच कर दें, घर द्वार बेच कर दें, गहना जेवर बेच कर दें, चाहे वो पेरेंट्स तो जुटा ही देते हैं। लेकिन जो बच्चा रात और दिन लगा हुआ है, वो सोच रहा होगा कि भाई इस बार तो अच्छा गया है एग्जाम। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अगर एक बार में नहीं अच्छा होता है तो दूसरी बार ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा तत्परता से, कहिए कि ज़्यादा मेहनत से वो ये करते हैं, तैयारी करते हैं, और उनको ये हो जाता है, वो दूसरी बार में आशा बन जाती है कि हो जाएगा। अब वैसे बच्चों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा? एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब बताओ, ऐसा एग्जाम थोड़ा होता है कि एक बार में उसका अच्छा गया है, इस बार गया, अरे तो कोई ज़रूरी है कि अगली बार तो तुम एग्ज़ाम लोगे उसमें भी वो अच्छा ही करेगा? ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर एग्ज़ाम अगर ख़राब चल जाता है ना, तो दूसरी बार के लिए आदमी तैयारी बढ़िया से करता है। जो कमी रह जाती है पिछली बार में, उन कमियों के ऊपर वो ध्यान देता है
और फिर वो अच्छा करने की कोशिश करता है। अच्छा करने की कोशिश किया और उसको तुम कैंसिल कर दिया। यह भी होता है कि जब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं तो फिर दूसरी बार जो एग्ज़ाम होता है उसमें उटपटांग क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन एक सेट होता है क्वेश्चन का, तो वो सेट क्वेश्चंस जो है या क्वेश्चन का जो सेट है वो तो बर्बाद हो गया। तो फिर उटपटांग जहाँ तहाँ से क्वेश्चन दोगे। अब एकदम ये सही बात है कि कैंसिलेशन के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसमें बच्चे जिनका पहले वाले में जिनका अच्छा गया था उनका जरूर खराब हो जाता है कैंसिल हो जाने के बाद। क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने के बाद वो नर्वस हो जाते हैं कि भाई इस बार हमारा अच्छा गया था तो कैंसिल कर दिया। अब इसी में शायद 2-4 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है। अब ये बच्चों की तो ये है गलती है, सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर ये भी मेहनत करने की भी कोई सीमा है ना। 2-2 साल 3-3 साल से जो बच्चा मेहनत कर रहा है और इस बार उसका अच्छा गया होगा, ऐसे ही सुसाइड नहीं किया, जरूर उसका एग्जाम अच्छा गया होगा, उससे ज़्यादा आशा बन गई होगी कि इस बार हम अच्छा ये किए हैं, जरूर इस बार हम ये हो जाएंगे, सक्सीड कर जाएंगे, इस बार सफलता मिल जाएगी, तभी उन्होंने सुसाइड किया है। मैं 1983 की बात कर रहा हूँ। उस बार नीट नहीं था उस समय हर स्टेट अपना एग्ज़ाम लेता था। तो उस समय पटना यूनिवर्सिटी का जो ये समझिए कि ये बिहार में तो मुश्किल से 3-4 कॉलेज ही थे उस समय। तो पटना ये मेडिकल एंड डेंटल टेस्ट ऐसे कहलाता था, पीएमडीटी शायद उसके बाद पीएमटी कहलाने लगा, लेकिन शायद उस समय पीएमडीटी पटना मेडिकल एंड डेंटल टेस्ट या पटना मेडिकल टेस्ट पीएमटी ऐसे कहलाता था। तो खैर, तो 83 की बात बता रहा हूँ, 1983। उस समय भी एग्ज़ाम पीएमडीटी का पेपर लीक होने के चलते कैंसिल हो गया था। विजय शंकर दुबे उस समय हेल्थ सेक्रेटरी थे। वो अपनी पत्नी के इलाज कराने वो चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, शायद कोई गंभीर बीमारी थी, तो अमेरिका में कई महीने तक रहे। तो एग्ज़ाम कैंसिल तो हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ, मतलब वैसे ही पेंडिंग था कि अब क्या होता है, पेपर लीक हो गया है। तो हेल्थ सेक्रेटरी विजय शंकर दुबे जब लौटे अमेरिका से, तब उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। बड़े ईमानदार ऑफिसर थे विजय शंकर दुबे, बड़े ईमानदार। और उस समय लोग समझिए कि ईमानदार होते ही थे, आज जैसे चोर लफंगे नहीं होते थे। तो विजय शंकर दुबे जी ने वो कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो उस समय भी लोगों को, बच्चों को हुआ कि भाई बड़ी ये हो गया, जिसका अच्छा गया था उसको ये होता ही है कि दोबारा कोई, चूँकि भरोसा नहीं रहता है कि इस बार हमारा अच्छा गया तो क्या ज़रूरी है कि अगली बार फिर अच्छा जाएगा। उसमें ये होता है जिस बच्चे का अच्छा नहीं जाता है तो उसके लिए तो ठीक हो गया कि थोड़ा मौका मिल गया फिर से दोबारा ये करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए उसको दोबारा मौका मिल गया। लेकिन जिसका अच्छा गया था, जिसका अच्छा गया था, इसका मतलब कि उसने काफ़ी मेहनत की थी। अब फिर उसी स्टेमिना के साथ, उसी कैलिबर के साथ फिर वैसी ही मेहनत करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर वैसे ही मेहनत करेगा और फिर उसका अच्छा ही हो जाएगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि आप खूब मेहनत करें और एग्ज़ाम अच्छा चल जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एग्ज़ाम ऐसा होता है, कभी कभी कि आप खूब मेहनत किए फिर भी वहाँ जो क्वेश्चन आया वो आपके अनुरूप नहीं आया, कुछ अलग आ गया। और फिर आप थोड़ा कम भी तैयारी किए लेकिन वो वहाँ क्वेश्चन जो आया वो आपके अनुकूल आ गया। तो एग्ज़ाम जो होता है
वो कुछ इसीलिए कहा जाता है कि एग्ज़ाम थोड़ा लक भी काम करता है, इसी को लक कहते हैं कि आपने जो तैयारी की वही वहाँ आ गया। और एक आदमी थोड़ा दूसरा सेट तैयार किया तो वो थोड़ा सा कम उसका ये हुआ, वो कम सोल्व कर पाया, कम क्वेश्चन को सोल्व कर पाया। तो हर परीक्षा में, चाहे वो नीट हो या किसी भी कंपटीशन की परीक्षा हो, तो हर परीक्षा में ही होता है कि जो परीक्षार्थी होता है, जो भी जो कैंडिडेट होता है, तो वो ऐसा जरूर कभी कभी होता है कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत किया और उसका अच्छा नहीं गया, उससे थोड़ा कम भी किसी ने मेहनत करी तो उसका थोड़ा अच्छा चल गया। ये सब होते रहता है। लेकिन हमको विद्यार्थियों से यह है, हमारी अपील है कि इस तरह का काम न करें। ठीक है, ऐसा थोड़े है कि आप ये मान लीजिए अभी अगर अच्छा गया है एग्जाम तो फिर दोबारा अच्छा न जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये सब तुक्के की बात है। हाँ, लेकिन ये ऐसा होता है कि इस बार अगर काफ़ी मेहनत हम किए, जान लगा कर मेहनत किए और कैंसिल हो गया, तो फिर उसी तरह से दोबारा हम मेहनत करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब हो सकता है हमारी तबीयत साथ न दे, हो सकता है घर में कोई परेशानी हो जाए, हो सकता है तरह तरह की बातें होती हैं। कभी कभी मान लीजिए आप खूब मेहनत कर रहे हैं कि पिताजी ने या माँ हमारी जेवर बेचकर पैसा दी है कोटा भेजने के लिए, आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, और आप ये सोचकर काफ़ी आपने मेहनत करी और इस तरह का ये हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो उसमें तो शौक लगता है, बहुत शौकीन चीज़ ये है। फिर भी बच्चों से हमारी अपील है कि इस तरह का कदम ना उठावें, जीवन से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप माता पिता के जीवन हैं, उन्होंने जेवर बेचकर या आपको ज़मीन जायदाद बेचकर अगर आपको पढ़ने के लिए पैसा दिया है, तो उनका फ्यूचर भी तो आप ही है ना। इस तरह का निर्णय लेंगे आप तब फिर उनका क्या होगा, उस माँ का क्या होगा जिसने जेवर बेचकर आपको पैसा दिया पढ़ने के लिए, उस बाप का क्या होगा जिसने ज़मीन बेचकर आपको पढ़ने के लिए पैसा दिया। इसलिए इस बात का ख्याल रखें बच्चे कि इस तरह का कोई भी कदम न उठावें जिससे आपका परिवार बर्बाद हो जाए, आपके पेरेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। आप पेरेंट्स के लिए उनका भविष्य हैं, तभी तो उन्होंने ज़मीन बेचकर आपको पढ़ने के लिए दिया। आप अगर उनका भविष्य नहीं होते तो माँ जेवर बेचकर पैसा देती है आपको पढ़ने के लिए। तो इस तरह का काम ना करें बच्चे। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है ये सब बातें कि बच्चे इस तरह का काम ना करें, कभी इस तरह का काम ना करें जिससे आपके माता पिता का भविष्य बर्बाद हो जाए। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।